हेलो एवरीबॉडी, आई एम सी एस शिशिका अग्रवाल एंड आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंसिडरेशन का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो कंसिडरेशन के बारे में हमने कुछ छोटी मोटी चीजें पढ़ी थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए लॉफुल कंसिडरेशन होना जरूरी है। और कंसिडरेशन का एक और नाम है जिसका नामकरण किया गया है, और कंसिडरेशन का नामकरण किया गया है क्विड प्रो क्यो। क्विड प्रो क्यो इज अ लैटिन फ्रेज। उसके बाद मैंने आपको बताया था जो जनरल रूल इज नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इफ देयर इज नो कंसिडरेशन देयर विल बी नो कॉन्ट्रैक्ट। एंड आई टोल्ड यू दैट अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन इज नोन एज नोडम पैक्टम। नोडम पैक्टम मीन्स नल एंड वॉइड, मतलब उसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होगा, वहां कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन मौजूद नहीं है। उसके बाद हमने कुछ रूल्स रिगार्डिंग वैलिड कंसिडरेशन पढ़े थे, जिसमें से पहला रूल था कि कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मैंने आपको बताया था कंसिडरेशन डिसाइड कौन करता है? प्रोमिसर। प्रोमिसर की इच्छा से वो कंसिडरेशन डिसाइड होना चाहिए। अगर कोई बंदा वॉलेंटरीली हमारे लिए कुछ करता है या किसी थर्ड पार्टी के कहने से कुछ करता है तो दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। वॉलेंट्री का मैंने एग्जांपल दिया था, अगर रोड में बूढ़े अंकल चल रहे हैं, आपने खुद से जाके उनको रोड पार करा दिया तो दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, क्योंकि आपने वो वॉलेंटरीली अपनी मर्जी से किया, वो बुढ़े अंकल के कहने से नहीं किया। सेकेंडली, थर्ड पार्टी के कहने से नहीं होना चाहिए। इसका हमने एग्जाम्पल देखा था कल, बलदेव वाला केस लॉ, जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि कलेक्टर के कहने पे कुछ कंस्ट्रक्टर ने शॉप बना दी और बाद में शॉपकीपर्स लोगों को बोलता है मैंने तुम्हारे लिए शॉप बनाई, बदले में तुम मुझे कमीशन दो। तो कोर्ट ने बोला नहीं, आपने शॉप जो बनाई वो शॉपकीपर्स के कहने पे नहीं बनाई, कलेक्टर के कहने पे बनाई थी, थर्ड पार्टी के कहने पे बनाई थी। तो दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। उसके बाद हमने देखा था सेकेंड पॉइंट की कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम अ प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब कंसिडरेशन चाहे तो प्रोमिसी भी दे सकता है या प्रोमिसी के बिहाफ में कोई थर्ड पार्टी, कोई स्ट्रेंजर जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जो थर्ड पार्टी है, वो भी दे सकता है। भले ही वो प्रोमिसर भी नहीं है और प्रोमिसी भी नहीं है तो भी वो स्ट्रेंजर दे सकता है, विच मीन स्ट्रेंजर कैन प्रोवाइड कंसिडरेशन एंड देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। इसका मतलब तो आप समझ गए हो। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसका क्या मतलब होता है। क्या? देयर कैन नॉट बी स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके। अब इसका हमने केसला पढ़ा था, चिनाया और रमाया वाला। चिनाया रमाया वाला हमने पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ, ये डॉटर और ये ओल्ड आदमी के बीच में, लेकिन फिर भी यहाँ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि भले ही ये जो अंकल है ये कुछ कंसिडरेशन नहीं दे रहे हैं, कंसिडरेशन थर्ड पार्टी से मूव हो रहा है जो कि उसकी माँ है, लेकिन फिर भी दिस विल बी अ वैलिड कंसिडरेशन। उसके बाद हमने पढ़ा था कि इंग्लिश लॉ में स्ट्रेंजर कंसिडरेशन नहीं दे सकता, कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम प्रोमिसी। कहाँ? इंग्लिश लॉ में। उसके बाद हमने देखा था कि कंसिडरेशन कैन बी एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस, यानी कुछ करने के लिए भी हो सकता है और कुछ ना करने के लिए भी हो सकता है। एब्सटिनेंस मतलब जब हम कुछ नहीं करने के लिए बोलते हैं, कुछ करने से रोकते हैं। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। पास्ट माने प्रॉमिस देने से पहले ही मुझे कंसिडरेशन मिल गया था, पहले ही क्या बोलते हैं, आपने बूढ़े अंकल को रोड क्रॉस करा दिया, तो अभी तो बूढ़े अंकल पैसा देने के लिए लायबल नहीं है, लेकिन अगर बूढ़े अंकल ने बोल दिया कि मैं खुश हुआ, जाओ मैं तुमको 500 रुपए का इनाम देता हूँ, अब क्योंकि अब बूढ़े अंकल ने प्रॉमिस कर दिया है कि अब मैं तुमको दूंगा, भले ही तुमने वॉलेंटरली किया लेकिन मैं तुमको दूंगा, तो अब ये जो हुआ ये पास कंसिडरेशन है और अब वो बूढ़े अंकल पैसे देने के लिए लायबल होंगे अगर उन्होंने प्रॉमिस कर दिया तो। नेक्स्ट इज प्रेजेंट कंसिडरेशन। मैंने फोन बेचा 10,000 में, एक हाथ से फोन दिया दूसरे हाथ से पैसे ले लिए, हाथ की हाथ दोनों हो गया साइमल्टेनियसली, दिस इज प्रेजेंट कंसिडरेशन और एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट इज फ्यूचर। मैंने फोन दिया लेकिन पैसे मेरे को आज नहीं 10 दिन बाद मिलेंगे, तो दैट इज एग्जीक्यूटरी, क्योंकि कंसिडरेशन अभी मुझे मिला नहीं है, कंसिडरेशन फ्यूचर में मिलेगा, तो दैट इज एग्जीक्यूटरी। और मैंने आप लोग को एक बात बताया था कि इंग्लिश लॉ के अंदर पास कंसिडरेशन वैलिड नहीं है। अब आप बोलोगे इंपॉर्टेंट है, हाँ एमसीक्यू में आ सकता है, बताओ इंग्लिश लॉ में क्या रूल है। तो इंग्लिश लॉ का भी एमसीक्यू बन के आ सकता है, क्या पास कंसिडरेशन वैलिड है? ट्रू फॉल्स, पार्टली ट्रू पार्टली फॉल्स। तो आपको आंसर रहेगा फॉल्स। क्यों? क्योंकि पास कंसिडरेशन इंग्लिश लॉ में वैलिड नहीं है। इंग्लिश लॉ में पास कंसिडरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, इट इज ओनली वैलिड इन इंडियन लॉ। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमने कल की क्लास में जो पढ़ा था उसको हमने फटफट से 5-10 मिनट्स में रिवाइज कर लिया, और रिवीजन हमेशा चेन्नई एक्सप्रेस के टाइप होता है, राइट? तो इसीलिए हम रिवीजन फास्ट करते हैं। अब हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास में हमने हमारे कंसिडरेशन के कुछ 2-3 पॉइंट्स बचे हुए थे उसको देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 5, विच इज दैट कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट।
नीड नॉट बी एडिक्वेट। अरे मैम इसका क्या मतलब होता है? अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपको पता है मेरा फेवरेट एग्जाम्पल कौन सा है? मेरा फेवरेट एग्जाम्पल है सल्लू भाई और शाहरुख भाई वाला, जिसमें शाहरुख भाई ऑफर करते हैं क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे। ठीक है, तो मान के चलो सल्लू भाई ने बोला यार तुम्हारे बंगले की वैल्यू कितनी है? शाहरुख भाई ने बोला 200 करोड़ की है आज के दिन पे मेरे बंगले की वैल्यू। तो सल्लू भाई ने बोला कि भाई मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूं ना, तू मेरे लिए कुछ कम नहीं करेगा क्या? मेरे को भी 200 करोड़ में ही देगा क्या? मैं तो तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तो शाहरुख भाई ने फिर दूसरा ऑफर दिया। शाहरुख भाई ने बोला चल ठीक है, तू मेरा दोस्त है ना, तो हमारी पक्की दोस्ती के नाते मैं तुझे 100 करोड़ में बेचने को तैयार हूं, चलो 50। तो सल्लू फिर शाहरुख भाई ने ऑफर दिया क्या तुम मेरा बंगला 50 करोड़ में खरीदोगे? तो आप लोग बोलोगे मैम ये कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो 200 करोड़ के बंगले को 50 करोड़ में बेच रहा है। क्या ऐसा पॉसिबल है? द आंसर इज यस। जब प्रॉमिसर प्रॉमिस ही राजी तो क्या करेगा काजी? जब बेचने वाले को दिक्कत नहीं है, खरीदने वाले को दिक्कत नहीं है, तो आपको क्यों दिक्कत होगी? मतलब अगर कंसिडरेशन जो उसकी वैल्यू है उससे कम है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलेगा। प्रॉमिसर प्रॉमिस ही राजी तो काजी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। एडिक्वेट मतलब कम होगा तो भी चलेगा। एडिक्वेट मतलब जितनी वैल्यू है उतना होना जरूरी नहीं है। अगर उससे कम भी हुआ कंसिडरेशन तो दैट इज ऑल्सो वैलिड कंसिडरेशन। समझी गई? कोई ये बोल के इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकता कि सर ये तो कंसिडरेशन इनएडिक्वेट है। क्यों? 200 करोड़ के बंगले को वो 50 करोड़ में बेच रहा है, तो ये तो इनएडिक्वेट हुआ। सफिशिएंट, इनएडिक्वेट मतलब सफिशिएंट नहीं है, ये तो इनसफिशिएंट हुआ। तो ऐसा नहीं बोल सकता वो, ऐसा नहीं बोल सकता वो। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन इज ऑल्सो वैलिड। इनएडिक्वेट कंसिडरेशन भी सही कंसिडरेशन है। बेचने और खरीदने वाले अग्री होने चाहिए। Everybody crystal clear with this point so that we can move further? Yes, crystal clear everybody. So यहाँ पर आपको ये point आ गया कि consideration need not be adequate. Next point ma'am, consideration must be real. Consideration must be real and it should not be physically impossible, uncertain or vague, illusionary. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। physically impossible नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप सभी ने सुना होगा राहुल गांधी को ये बोलते हुए कि मैं एक ऐसी मशीन बनाऊंगा, एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। राहुल गांधी ने ऐसा बोला था, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे कि एक तरफ से आलू डालेंगे दूसरी तरफ से सोना निकलेगा। तो राहुल गांधी ने ना कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, क्या? आलू खरीदने का, सोने बेचने का, ये प्रॉमिस करके कि तुम मुझे आलू दो मैं तुमको बदले में सोना निकाल के दूंगा। कैसे? मैं एक ऐसी मशीन बनाया हूं कि एक तरफ से आलू डालूंगा दूसरी तरफ से सोना बन के निकलेगा। क्या ये फिजिकली पॉसिबल है? द आंसर इज नो। कैसी बातें कर रहा है ये आदमी, पागल आदमी। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं करना। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? क्या ये कंसिडरेशन वैलिड होगा? द आंसर इज नो। कंसिडरेशन रियल होना चाहिए भाई, रियल, फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। जैसे वो चांद तारे तोड़ के लाने वाला, अगर कोई आपको बोले कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ला दूंगा बदले में तुम से शादी कर लो, तो उसको बुलाना इधर है इधर है और एक घुमा के कान के नीचे मारना और बोलना ये एक फिजिकल इम्पॉसिबल एक्ट है। और इस केस में दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। सो हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट इज वेग नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन यानी क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं बोल सकती मैं कि क्या तुम मेरा फोन कुछ पैसों में खरीदोगी। क्लियर होनी चाहिए भाई, कितने पैसों में, कुछ पैसे क्या होता है, 10,000 में दोगे, 15,000 में दोगे, क्लियर बताओ। नेक्स्ट इज इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। इल्यूजनरी का मतलब वही है कि इमेजिनरी नहीं होना चाहिए कि मैं तुम्हें वोल्डेमॉर्ट से मिलाऊंगा। ये कोई है क्या? ये भाई वोल्डेमॉर्ट तो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो तो सिर्फ कल्पना, काल्पनिक कैरेक्टर है हैरी पॉटर का। तो इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज बहुत ही इजी पॉइंट था ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। ये तो सभी को पता है। मैं जब फर्स्ट टाइम कंसिडरेशन पढ़ाई थी तभी मैंने बताया था कि कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर आप गांजा बेचने का बिजनेस करते हो तो दैट इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, क्योंकि गांजा बेचना इज नॉट लीगल इन इंडिया। वो अक्षय कुमार वाला कचरा सेट वाला एग्जाम्पल याद आया क्या? हेरा फेरी वाला एग्जाम्पल दिखा दो मैडम, कौन सा एग्जाम्पल? बहुत ऊपर चला गया है वो।
ये रहा, ये देखो, यहाँ पर मैंने बताया था, हाँ जी यही वाला कुछ, यहाँ पर मैंने बताया था कि अगर ये अक्षय कुमार इस कचरा सेठ को गांजा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दिस इज नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि ये जो गांजा है ना, ये इलीगल कंसिडरेशन है, इलीगल है, अनलॉफुल है। आगे बढ़ते हैं, नीचे आ जाते हैं वापिस, कहाँ थे अपन? ओके, कॉन्ट्रैक्ट में थे, राइट। अब ये लॉफुल होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं होना चाहिए। इमोरल, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मतलब वही बात बोल रही है कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, इलीगल नहीं होना चाहिए। इट इज वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी समथिंग विच अ पर्सन इज ऑलरेडी बाउंड बाय लॉ टू डू। अगर आप कोई चीज ऑलरेडी करने के लिए बाउंड हो तो उसका कोई वैलिड कंसिडरेशन नहीं हो सकता, उसको वैलिड कंसिडरेशन नहीं मान सकते। जैसे कि हमारा वो बलदेव वाला जो केस लॉ था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कलेक्टर के कहने से कंस्ट्रक्टर ने एक कॉम्प्लेक्स कंस्ट्रक्ट कराया, तो फॉर दैट ही वाज लीगली बाउंड टू डू। क्यों? क्योंकि उसके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ऑर्डर आ गया था, तो वो तो उसको बनाना ही पड़ता। अब वो किसी और को नहीं बोल सकता कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया है, ये वैलिड कंसिडरेशन है, मैंने तुम्हारे लिए कॉम्प्लेक्स बनवाया, चलो कमीशन दो। वो तो वो वैसे भी बनाता, क्यों? क्योंकि वो बाउंड था, उसको कलेक्टर का ऑर्डर आया था, वो तो उसको बनाना ही पड़ता। तो एनीथिंग विच यू आर लीगली बाउंड टू डू, जो आपको, आपकी ड्यूटी है कि आपको करना ही है, तो दैट कैन नॉट बी अ वैलिड कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसका मैं एक और बहुत क्रिस्प एग्जाम्पल देती हूँ। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ कि एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में एक, ये कौन है? डॉक्टर। एक मरीज आया, ठीक है, उसका ऑपरेशन होने का था, तो ये लोग ने हॉस्पिटल की जो फीस थी वो पे वे कर दी डॉक्टर की, मान के चलो 1 करोड़ फीस थी, 1 करोड़ पे कर दी, और इसका ऑपरेशन करने लगा है डॉक्टर। और फिर डॉक्टर ने बोला कि इसके इसके रिलेटिव को बोला कि मुझे इनको ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की बहुत कम उम्मीद है। तो इन्होंने घबरा के क्या बोल दिया, सर कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए, कुछ भी करके मेरे बेटे को बचा लीजिए, बदले में ना मैं आपको ना, अगर आप मेरे बेटे को बचा लिए ना तो मैं आपको 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दूंगी, अगर आप मेरे बेटे को बचा लिए तो मैं आपको 5 करोड़ एक्स्ट्रा दूंगी। तो क्या यहाँ डॉक्टर और इनके बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की ड्यूटी है, एक बार अगर वो पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो गया तो डॉक्टर की ड्यूटी बन गई, डॉक्टर की ड्यूटी बन गई कि अब वो उसका इलाज करेगा ही, उसकी लीगली बाउंड हो गया वो कि उसको उसका इलाज करना ही पड़ेगा। तो दिस इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन, और ये जो बंदा है ये 5 करोड़ देने के लिए लायबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने हॉस्पिटल की फीस तो पहले ही जमा कर दी थी, उसके बदले डॉक्टर क्या था, ऑपरेशन कर रहा था, तो डॉक्टर की ऑपरेशन करना ड्यूटी है। अब जो बाद में इसने बोला कि मैं 5 करोड़ एक्स्ट्रा दूंगा, तो वो 5 करोड़ के बदले डॉक्टर क्या दे रहा है? डॉक्टर बोल रहा है मैं ऑपरेशन कर रहा हूं, लेकिन दैट ऑपरेशन इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। क्यों? क्योंकि डॉक्टर वाज ऑलरेडी बाउंड टू डू द ऑपरेशन। दैट इज वाई यहां पर एक बात बोली गई है कि एनीथिंग विच यू आर ऑलरेडी बाउंड टू डू इज नॉट अ वैलिड कंसिडरेशन। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। परफॉर्मिंग अ लीगल ऑब्लिगेशन इज नॉट अ कंसिडरेशन फॉर प्रॉमिस। यहां कंप्लीट होता है हमारा कंसिडरेशन वाला टॉपिक। ये चिनाया रमाया हो गया था। अब कंसिडरेशन वाले टॉपिक के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक विच इज डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट। और मैडम डॉक्ट्रिन टू प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है? इसका मतलब है अगर दो बंदों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो कोई थर्ड पार्टी बीच में टांग नहीं अड़ा सकता, कोई बाहर वाला टांग नहीं अड़ा सकता, कोई बाहर वाला दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगर मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा तो सामने वाली पार्टी, मान के चलो अपना फेवरेट एग्जाम्पल कौन सा, सल्लू भाई शाहरुख भाई वाला। रिशिता बोल रही है मैम कैन यू गो अ बिट स्लो? ओके ओके ओके, मैं धीरे बोलती हूँ। हाँ, आई वाज सेइंग कि मान के चलो हमारा फेवरेट एग्जाम्पल कौन सा एग्जाम्पल, सल्लू भाई एंड शाहरुख भाई वाला। तो उस केस में क्या हुआ था, शाहरुख भाई ने ऑफर दिया था कि क्या तुम मेरा बंगला 200 करोड़ में खरीदोगे, और सल्लू भाई ने बोला हाँ हाँ मैं खरीदूंगा तुम्हारा बंगला 200 करोड़ में। और क्या हुआ, शाहरुख भाई ने बंगला तो दे दिया लेकिन सल्लू भाई पैसा नहीं दे रहे हैं, पैसा नहीं दे रहे हैं, बंगला भी रख लिया और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। तो अब शाहरुख भाई केस कर सकते हैं क्या
सल्लू भाई के अगेंस्ट, हाँ मैडम कर सकते हैं, पैसा भी खा लिया, उसका बंगला भी खा लिया, पैसा भी नहीं दे रहा है, तो शाहरुख तो केस कर सकता है। लेकिन अब एक बात बताओ, क्या शाहरुख की बेटी केस कर सकती है? क्या नाम है उसका, शनाया, क्या शाहरुख की बेटी सलमान खान के ऊपर केस कर सकती है? कोर्ट बोलेगा आप अपना काम देखो, कॉन्ट्रैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था, शाहरुख और सल्लू के बीच में, तो यहाँ शाहरुख ही एक्शन ले सकता है, यानी ओनली दोज हु आर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट वो लोग केस कर सकते हैं ब्रीच के केस में। अगर सामने वाली पार्टी ने अपना पार्ट नहीं निभाया, अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, तो ओनली पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, एनी थर्ड पार्टी और स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू। स्यू मीन्स केस करना, स्यू मीन्स कोर्ट में केस करना, तो एनी थर्ड पार्टी, शाहरुख खान की बेटी कैन नॉट स्यू, only party to contract can sue. I'm repeating again कि any third party or stranger cannot sue, which means there cannot be stranger to contract. This means इसी को बोला जाता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू एंड एनी थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू। क्रिस्टल क्लियर एवरीबडी? देखो यहां मैंने बहुत ही आसान से भाषा में लिखा भी हुआ है, भाषा, ठीक है। ओनली दोज पर्सन हु आर पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, स्यू मतलब कोर्ट में केस करना, एंड बी स्यूड अपॉन, बी स्यूड अपॉन मतलब कि आप अगर केस कर रहे हो तो आप जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है उसी के अगेंस्ट केस कर सकते हो। जैसे मान के चलो अगर सल्लू ने पैसे नहीं दिए तो शाहरुख भाई सल्लू के ही अगेंस्ट केस कर सकता है, सल्लू की इमेजिनरी बीवी के ऊपर केस नहीं कर सकता, इमेजिनरी को, क्योंकि वो तो है ही नहीं भाई ने शादी नहीं की, तो मान के चलो उसकी बीवी है, बना दो किसी को भी, तो शाहरुख भाई सल्लू भाई के ऊपर ही केस कर सकता है, उसके रिश्तेदारों के ऊपर, उसकी बीवी बच्चों के ऊपर केस नहीं कर सकता। यानी ओनली आप पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट ही केस कर सकते हैं और पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ही केस हो सकता है। आगे दैट इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर माने थर्ड पार्टी, बाहर वाला, कैन नॉट स्यू, केस नहीं कर सकता, बीच में टांग नहीं अड़ा सकता। नेक्स्ट, बोथ अंडर इंग्लिश एंड इंडियन लॉ। अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ इंग्लिश लॉ इंडियन लॉ दोनों में सेम है, क्या कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू। आगे इसका एक केस लॉ है मैडम, कौन सा, डनलॉप, डनलॉप न्यूमेटिक टायर कंपनी वर्सेस सेल्फ्रिज। तो इसमें क्या हुआ था मैडम, एक कंपनी थी जिसका नाम था डनलॉप, डनलॉप ने कुछ टायर बेचे थे ड्यू एंड कंपनी को, और उसको बोला कि ये टायर ना तुम इस प्राइस से नीचे नहीं बेचोगे। कितने प्राइस से नीचे, मान के चलो एक टायर का रख दिया 500, जितने में बेचना है बेच लो, लेकिन 500 से कम में एक टायर नहीं बेच सकते, ऐसी कंडीशन रख दी किसने, डनलॉप ने। अब ड्यू ने फर्दर वो टायर बेच दिए सेल्फ्रिज को, और यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो गया किसके बीच में, ड्यू और सेल्फ्रिज के बीच में, और ड्यू ने बता दिया भाई सेल्फ्रिज देख एक कंडीशन है कि तू ना इस टायर को 500 से कम में नहीं बेच सकता, और अगर तूने 500 से कम में बेच दिया ना तो तेरे को हर टायर का 5 पाउंड एज अ कंपेंसेशन देना पड़ेगा ऊपर वाली कंपनी को, ऊपर वाली यानी डनलॉप को। और क्या हुआ, बाद में सेल्फ्रिज निकली बदमाश, सेल्फ्रिज ने टायर्स लो प्राइस में बेच दिया, जो कंडीशन थी उसको तोड़ दी। अब डनलॉप आ गया रोते रोते, तूने कम में बेचा, चल मेरे को कंपेंसेशन दे, तू बोला था कि कंपेंसेशन देगा। लेकिन एक मिनट मैडम, यहाँ कॉन्ट्रैक्ट सेल्फ्रिज का किसके साथ हुआ था, सर और मैडम, सेल्फ्रिज का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ ड्यू के साथ हुआ था, मतलब इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें दिस टू आर द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, कौन, ड्यू एंड सेल्फ्रिज। एंड डनलॉप का इससे कोई लेना देना नहीं है, क्यों, क्योंकि डनलॉप इज थर्ड पार्टी, ही इज नीदर प्रोमिसर नॉर प्रोमिसी, क्योंकि सेल्फ्रिज का कॉन्ट्रैक्ट तो ड्यू के साथ हुआ था। और डनलॉप पहुंच गया कोर्ट, डनलॉप ने कोर्ट में केस कर दिया, तो कोर्ट ने उसको 2 थप्पड़ मार के वापस भगा दिया, ये बोल के कि भाई डनलॉप तू केस ही नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि तू पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू। मतलब अगर सेल्फ्रिज कमीशन नहीं दे रहा है या टायर कम में बेच दिया तो उसके अगेंस्ट सिर्फ ड्यू एक्शन ले सकता है, सिर्फ ड्यू कोर्ट में केस कर सकता है, क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों के बीच में हुआ था। आप थर्ड पार्टी हो, आप बाहर वाले हो, आप टांग नहीं अड़ा सकते, तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने यही बोला, कोर्ट ने क्या बोला कि कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट ड्यू और सेल्फिश के बीच में हुआ था, इसीलिए डनलॉप जो है ही इज नॉट अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट। डनलॉप कौन हो गया, डनलॉप हो गया स्ट्रेंजर, डनलॉप इज अ स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड दैट इज व्हाई डनलॉप कैन नॉट sue. This is the whole concept of doctrine of privity of contract. I hope everybody is crystal clear.
यस मैम। ओके, स्टिल क्लियर? आगे बढ़े। सी सी। हाँ जी, कंसाइनमेंट टाइप टाइप का ही है। रिकी। मयूर बोल रहा है मैम ये नोट्स कब मिलेंगे? मयूर मैंने भेज दिया है ग्रुप में, आज भेज दिया था मैंने ये। इनफैक्ट कल जो पढ़ाऊंगी वहां तक भी बना के मैंने भेज दिया है। ऑलमोस्ट डन। मैं बहुत जल्दी पूरा नोट्स बना के भेज दूंगी। कमिंग संडे तक मैं पूरा भेज दूंगी आप लोगों को। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आप सभी को समझ में आ गया है? हमने कंसिडरेशन के बारे में तीन चार चीजें पढ़ ली कि कंसिडरेशन के क्या रूल्स हैं, रूल्स गवर्निंग वैलिड कंसिडरेशन। और हमने पढ़ लिया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब हम मैडम इसके कुछ एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं। अब हम मैडम इसके कुछ एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं। एक्सेप्शन क्या? जनरल रूल का एक्सेप्शन। जनरल रूल अपन ने पढ़ा था नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। इफ देर इज नो कंसिडरेशन देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? क्योंकि अगर कंसिडरेशन नहीं होता है तो कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। लेकिन मैडम इसके कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे एक दो केसेस है जहां भले ही कंसिडरेशन नहीं होगा लेकिन फिर भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे मैडम, कैसे? चलो पढ़ते हैं। तो यहां हम पढ़ने वाले मैम एक्सेप्शन ऑफ नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ ऐसे केसेस पढ़ने वाले हैं जहां एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन, अच्छा सॉरी, जनरल रूल क्या है? जनरल रूल इज कि एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। जनरल रूल इज कि ऐसा अग्रीमेंट जहां कंसिडरेशन मौजूद नहीं है वो वॉइड होगा। और इसी का एक लैटिन टर्म है मैम, बहुत सारे लैटिन टर्म आ रहे हैं, याद करना पड़ेगा। जी हाँ, याद करना पड़ेगा, सुबह उठते ही रिवाइज कर लेना। नुडम पैक्टम, नुडम पैक्टम मीन्स कंसिडरेशन, कॉन्ट्रैक्ट विदाउट कंसिडरेशन। नेक्स्ट इज हमारा एक और लैटिन टर्म आ गया, एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर। क्या मैडम? एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर। एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर, रटते रहना इसको, और कुछ नहीं कर सकते आप। ये क्या है मैम? एक्स नूडो पैक्टो नॉन ऑरिटर। इसका क्या मतलब होता है मैम? इसका मतलब होता है एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ऐसा अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता है वो वैलिड नहीं होता है, वैलिड नहीं होता है यानी वॉइड होता है। तो दिस इज द जनरल रूल। लेकिन इस जनरल रूल के हम कुछ एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं मैम। और वो एक्सेप्शन कहाँ दिए हुए हैं? वो एक्सेप्शन दिए हुए हैं सेक्शन नंबर 25 में। सेक्शन नंबर 25 टॉक्स अबाउट एक्सेप्शंस। 5 एक्सेप्शन पढ़ने वाले हैं मैम, एक एक करके। फर्स्ट एक्सेप्शन, फर्स्ट एक्सेप्शन, अग्रीमेंट आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन। नेचुरल लव एंड अफेक्शन मतलब प्यार में आके आपने कुछ अग्रीमेंट कर लिया और बदले में आपको कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो चलेगा क्या? हाँ मैडम चलेगा, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना वो लिखित में होना जरूरी है। लिखित यानी रिटर्न में होना जरूरी है और रजिस्टर्ड होना जरूरी है। जो भी अथॉरिटी रहेगी उसके पास रजिस्टर्ड होना जरूरी है। तो दिस कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। और जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उन दोनों के बीच में कोई ना कोई क्लोज रिलेशन होना चाहिए। क्लोज रिलेशन यानी भाई बहन का, मम्मी पापा का, बेटा बाप का, या दोस्त का, मतलब उन दोनों के बीच में कुछ क्लोज रिलेशन होना चाहिए। नहीं समझ में आया मैम? एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एक केस लॉ था, कौन सा? राजलक्ष्मी वाला, राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ। और इस केस में क्या हुआ था मैम? राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ में, राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ में क्या हुआ था मैडम? मैं आपको बताती हूँ, इतनी सी जगह में बन जाएगा। ये एक लेडीज थी, लेडीज फिंगर नहीं, लेडीज, ये एक लेडीज थी। अच्छा लेडीज थी, इनके बाल बना देते हैं। ये लेडीज थी, इनका नाम था राजलक्ष्मी। इतना खतरनाक नाम मैडम? हाँ खतरनाक नाम था, पुराने जमाने का केस है ना। और ये एक आदमी था जिसका नाम था भूतनाथ। डर गए? अभी नहीं, अभी तो एग्जाम में टाइम है ठीक है। अब देखो क्या हुआ था, ये दोनों कौन थे? ये दोनों पति पत्नी थे। ये दोनों पति पत्नी थे, राजलक्ष्मी और भूतनाथ। लेकिन ना ये लोगों के बीच में बहुत झगड़े होते थे, बहुत झगड़ते थे ये लोग, मियाँ बीवी के झगड़े। तो इन लोग ने डिसाइड किया कि हम लोग अलग हो जाएंगे।
तो बोले ठीक है, लेकिन ये जो वुमेन थी राजलक्ष्मी, ये वर्किंग नहीं थी, तो उन्होंने बोला मेरा गुजारा पानी कैसे चलेगा, खाना पानी। तो भूतनाथ ने बोला ठीक है, मैं तेरे को हर महीने का कुछ ना कुछ क्या दूंगा, कुछ ना कुछ मेंटेनेंस अमाउंट हर महीने के खर्चे का दे दूंगा तेरे को मैं। ठीक है, इन दोनों के बीच में ऐसा अग्रीमेंट हुआ। अब आप बोलोगे मैम ये तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट हुआ, और डोमेस्टिक अग्रीमेंट तो वैलिड अग्रीमेंट होता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमेस्टिक अग्रीमेंट जो मियाँ बीवी के बीच की बात होती है, कोर्ट बोलता है इसको घर में निपटाओ, कोर्ट में क्यों लेके आओ। लेकिन एक मिनट मैडम, डोमेस्टिक अग्रीमेंट में नॉर्मली ये प्रिज्यूम किया जाता है कि देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। लेकिन अगर आप उस डोमेस्टिक अग्रीमेंट को लिखवा लो, रिटर्न में ले लो और कोर्ट में जाके रजिस्टर करा लो, तब तो ऑब्वियस सी बात है, किसी को भी समझ में आ जाएगा कि आप दोनों के बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन है। सो ये तो सही है मैम। क्यों? क्योंकि भले वो लोग मियाँ बीवी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन उन्होंने क्या किया, उसको रिटर्न में करवा लिया और उसको रजिस्टर करा लिया। तो यहाँ वी विल अज्यूम कि दे हैव इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। अगर उनके पास इंटेंशन नहीं होता तो वो लोग थोड़ी कोर्ट में जाके उसको रजिस्टर कराते। सो मैडम अब बताओ, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट कोर्ट में एनफोर्सेबल हो गया? अब देखो क्या हुआ, भूतनाथ ने बाद में पैसे देने को मना कर दिया, राजलक्ष्मी को बोले मैं तेरे को नहीं दूंगा पैसे। तो राजलक्ष्मी ने बोला कि हम दोनों के बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, और तूने कोर्ट में तूने मेरे को पैसे देने से तोड़ दिया, मतलब तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, और अब मैं तेरे अगेंस्ट केस कर दूंगी। और राजलक्ष्मी कोर्ट पहुंच गई और कोर्ट में जाके उसने केस कर दिया। तो क्या राजलक्ष्मी जीतेगी यहाँ? यस यस मैम। यस मैम। कोई है जो अपना आंसर बदलना चाहता है? नो मैम, पहले ही बता दिए आप, एक्सेप्शन है। अरे देवियों सज्जनों, बट बट अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्सेबल कराना चाहते हो, भले ही यहाँ राजलक्ष्मी को बदले में कुछ नहीं मिल रहा है। भूतनाथ क्या दे रहा है? भूतनाथ हर महीने का पैसा दे रहा है, मान के चलो 1000 रुपए। भूतनाथ हर महीने का 1000 रुपए दे रहा है, लेकिन राजलक्ष्मी क्या दे रही है? राजलक्ष्मी तो कुछ नहीं दे रही है। तो आप लोग बोलेंगे मैम ये कंसिडरेशन तो यहाँ नहीं है, तो ये इनवैलिड हो गया। लेकिन मैं बोलूंगी कि ये तो एक्सेप्शन में आ जाएगा। फिर आप बोलोगे नहीं मैम ये एक्सेप्शन में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में आने के लिए 3 चीजें होना जरूरी है। 3 चीजें होना जरूरी है। फर्स्ट थिंग इज कि दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, मतलब नेचुरल लव एंड अफेक्शन होना चाहिए। दूसरा, दोनों के बीच में नियर रिलेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ उनका रिलेशन होना चाहिए। और तीसरा, वो रिटर्न एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो एक बात बताओ, राजलक्ष्मी और भूतनाथ के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्या वो रिटर्न और रजिस्टर्ड था? हाँ मैम, रिटर्न और रजिस्टर्ड था। क्या उन दोनों के बीच में नियर रिलेशन था? हाँ मैडम, पति पत्नी थे। पर क्या उन दोनों के बीच में प्यार मोहब्बत था? नो मैम। नहीं था। मैंने क्या बोला कि उन लोगों के बीच में बहुत झगड़े होते थे, कुत्ता बिल्ली के जैसे झगड़ते थे वो लोग और अलग हो गए। मतलब कोर्ट ने बोला कि सर और मैडम, यहाँ आप लोग क्योंकि इतना झगड़ते थे, इतना क्वारल करते थे, तो हम ये मानेंगे कि क्योंकि आप लोग के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन नहीं था, इसीलिए वो एक्सेप्शन में नहीं आएगा। और एक्सेप्शन में नहीं आएगा तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ कंसिडरेशन मौजूद नहीं है। अब दूसरा एग्जाम्पल, दो पति पत्नी है, दोनों के बीच में बहुत प्यार मोहब्बत है, और पति ने लिखित में लिख के दे दिया कि मैं आने वाली 25वीं सालगिरह में तुमको डायमंड की ज्वेलरी दिलाऊंगा। और पत्नी निकली होशियार, पत्नी को पता है ये तो डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, यहाँ तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होता नहीं है, तो ये वैलिड नहीं होगा। तो पत्नी ने इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप दिखाने के लिए उस पति ने जो प्रॉमिस दिया उसको लिखित में ले लिया और रजिस्टर करा दिया कोर्ट में। रिटर्न हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, नियर रिलेशन भी है पति पत्नी और प्यार मोहब्बत भी है। अब पति ने नेकलेस दिलाने से मना कर दिया, डायमंड का हार दिलाने से मना कर दिया, तो पति ने कोर्ट में केस कर दिया। अब क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबल होगा? क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा? द आंसर इज यस, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस केस में भले पत्नी कोई कंसिडरेशन नहीं दे रही है तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में आ जाएगा। कैसे एक्सेप्शन में कैसे आ जाएगा मैडम? एक बात बताओ, क्या प्यार मोहब्बत था, नेचुरल लव एंड अफेक्शन? द आंसर इज यस। क्या नियर रिलेशन था? द आंसर इज यस। रिलेशन था, पति पत्नी थे। क्या रिटर्न एंड रजिस्टर था? द आंसर इज यस। मतलब यहाँ दोनों के बीच में क्या हो गया? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इस केस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी चलेगा।
पति बोलेगा मैं तो तेरे को हार दिलाऊं, बदले में तू मेरे को क्या दे रही है, पत्नी बोलेगी कुछ नहीं। लेकिन इस केस में तो कंसिडरेशन होना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे एक्सेप्शन में आ जाएगा। तो हमारा पहला एक्सेप्शन आप समझ लिए हो कि इस केस में कंसिडरेशन नहीं होगा तो चल जाएगा, अगर प्यार मोहब्बत है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन, रिटन एंड रजिस्टर्ड है और नियर रिलेशन है। तीनों ही कंडीशन मौजूद होना जरूरी है, तीनों ही कंडीशन मौजूद होना जरूरी है, तभी आप एक्सेप्शन में आओगे। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज अग्रीमेंट टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस। अग्रीमेंट टू कॉम्पेंसेट फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विस, इसका क्या मतलब है मैम? पास्ट वॉलंटरी सर्विस का मतलब होता है आपने पास्ट में अपनी मर्जी से कुछ सर्विस दे दी, तो ऐसे तो वो वैलिड कंसिडरेशन नहीं है। लेकिन अगर अब आपने प्रॉमिस दे दिया, आपने खुश होकर प्रॉमिस दे दिया कि मैं तुमको बदले में कुछ दूंगा, तो अब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। कैसे मैडम? जैसे वो पर्स वाला एग्जांपल था, मान के चलो मेरा पर्स खो गया, मेरा पर्स खो गया और अभय को वो पर्स मिल गया, तो अभय ने मेरे को वो पर्स ढूंढ के लाके दे दिया कि मैम आपका पर्स गुम गया था। मेरे बोलने पे अभय ने ढूंढा क्या? नहीं, उसको खुद से मिल गया तो उसने ला करके मेरे को दे दिया, ये उसका वॉलंटरी एक्ट था। तो अभी तो आई एम नॉट लायबल टू पे एनीथिंग, बिकॉज अभी हमारे दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने खुश होकर प्रॉमिस कर दिया, मैंने प्रॉमिस कर दिया कि अभय मैं खुश हुई, तुमने मेरा पर्स लाके दिया है ना, चलो मैं तुमको पिज्जा खिलाती हूँ, चलो मैं तुमको पिज्जा खिलाती हूँ, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया, पास्ट में उसने जो मेरे वॉलंटरी एक्ट किया, पास्ट में उसने जो मेरे वॉलंटरी एक्ट किया, उसको रीपे करने के लिए मैंने उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ प्रॉमिस दे दिया। तो भले यहाँ मुझे बदले में अभी कुछ नहीं मिल रहा है, पास्ट में मिल चुका है, देन ऑल्सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज वैलिड, और ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। अब मुझे पिज्जा खिलाना पड़ेगा, अब बोल रहे नहीं चाहिए पिज्जा, ठीक है किसी और को खिला देंगे। ओके, समझ में आया? किसको खाना है पिज्जा बता देना, ठीक है, हम आपके लिए ऑर्डर कर देंगे। ओके, तो यहाँ ये हमारा एग्जाम्पल, आई होप आप लोग सबको समझ में आया। मैम हाँ जी बोलिए अंजलि। मैम रिटर्न प्रूफ अगर नहीं हो तभी भी वैलिड होगा। हाँ, इस केस में रिटर्न होना जरूरी नहीं है, आपने मुंह जुबान दे दिया, आपने प्रॉमिस कर दिया, तो फिर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। भले ही यहाँ आपको बदले में कुछ कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, आपको पास में ऑलरेडी कंसिडरेशन मिल चुका है, भले यहाँ बदले में आपको कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, तो भी ये क्या हो जाएगा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्शन में आ जाएगा। क्लियर है? ओके मैम। नेक्स्ट पॉइंट इज अग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार्ड डेट। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम बार्ड डेट? मान के चलो आपको किसी से कोई पैसे लेने के हैं, तो आपको मान के चलो मेरे से अमिताभ बच्चन ने उधार लिया था, मेरे से अमिताभ बच्चन ने 2 करोड़ रुपए उधार ही लिया था, और उसने बोला था मैडम 24 सितंबर 2021 को वापस कर दूंगा आपको। मैंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, आप 24 सितंबर 2021 को वापस कर देना। और 24 सितंबर 2021 आ गई, क्या हुआ? अमित जी ने मेरे पैसे वापस नहीं किए, और मैं उनको फोन कर रही हूँ, अमित जी मेरे पैसे दे दो यार। अमित जी बोल रहे रुको रुको, अभी नहीं है मेरे पास पैसे, बाद में दूंगा। तो यहां पर क्या मेरा राइट बनता है अमित जी से पैसे रिकवर करने का? द आंसर इज यस। लेकिन अगर मान के चलो 1 साल हो गए, 1 साल मैं फिर फोन की, अमित जी ने नहीं दिया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया अमित जी के अगेंस्ट। 2 साल हो गए, अमित जी ने फिर पैसे नहीं दिए, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। 3 साल हो गए, मुझे मेरे पैसे नहीं मिले। और पता है, अगर आपको कोई किसी से पैसा लेने का रहता है, वो आपको लेने का राइट नॉर्मली एक एक्ट है जिसका नाम है लिमिटेशन एक्ट, वो बोलता है कि आपको जो भी पैसे रिकवर करने का राइट है, आपको किसी से जो पैसे लेने का राइट है, वो आप 3 साल तक एक्सरसाइज कर सकते हो। अगर 3 साल तक आपने अपने पैसे नहीं लिए, तो 3 साल के बाद वो डेट टाइम बार्ड हो जाएगा। टाइम बार्ड यानी अब वो पैसे आपके डूब गए, अब वो पैसे डूब गए। 3 साल के बाद मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं अमित जी से कोई पैसे मांगू। क्यों? क्योंकि वो मेरे पैसे टाइम बार्ड हो गए, वो मेरे पैसे डूब गए। तो अकॉर्डिंग टू लिमिटेशन एक्ट एक लिमिट लगाता है कि आप अपना डेट कब तक रिकवर कर सकते हो, कितने टाइम के अंदर रिकवर कर सकते हो। और जनरल रूल इज कि कोई भी डेट 3 साल के बाद टाइम बार्ड हो जाता है। अगर अलग से उस डेट के लिए कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं है, तो जनरल रूल इज 3 साल में वो डेट टाइम बार्ड हो जाता है। तो अगर मैं अपना पैसा 3 साल तक अमित जी से नहीं लेती हूँ, तो 3 साल के बाद
मेरे पास कोर्ट में केस करने का कोई राइट नहीं रहेगा। अगर मेरे को अमित जी के अगेंस्ट एक्शन लेना है, मेरे को कोर्ट में केस करना है, तो मेरे को 3 साल के अंदर अंदर कोर्ट में केस करना पड़ेगा कि ये मेरा पैसा खा गया। अगर 3 साल हो गए, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, मैंने कोर्ट में केस नहीं किया, तो अब मैं अमित जी के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती और वो मेरे पैसे डूब जाएंगे। लेकिन मैडम क्या हुआ, 3 साल हो गए और मैं तो ऐसे सर पकड़ के बैठ गई, यार 2 करोड़ रुपए डूब गए, अमित जी ने वापस नहीं किए। और अचानक से एक दिन ऐसे मेरे दरवाजे पे घंटी बजी, तो मैं गेट खोली, तो मैं देखी, अरे अमित जी आइए आइए बैठिए। और फिर अमित जी ना आए और ऐसे निराश सा मुंह लेकर के बैठे थे और बोले, मैडम मैंने आपके पैसे लिए थे 2 करोड़। मैंने बोला हाँ याद है। तो अमित जी ने क्या किया, अमित जी ने फिर से नया प्रॉमिस दे दिया कि मैम एक्चुअली ना मैं किसी किसी चीज में बिजी हो गया था, बट अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ वो जो मैंने आपके पैसे लिए थे ना, वो मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। तो अब यहाँ क्या हुआ, ये एक नया प्रॉमिस हुआ जो अमित जी ने आज दिया। वैसे तो मेरा टाइम बार्ड हो चुका था, तो मैं उस 2 करोड़ को रिकवर करने का राइट खो चुकी थी, लेकिन अब क्योंकि अमित जी ने नया प्रॉमिस कर दिया, तो अब मुझे वो पैसे मिलने का अधिकार वापस से आ गया। और भले ही बदले में मैं कोई कंसिडरेशन नहीं दे रही हूं, तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा और अब अमित जी वो पैसे देने के लिए मेरे को लायबल रहेंगे। तो अ प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, ऐसा डेट जो टाइम बार हो गया था, आपको उसको पे बैक करने के लिए वापस से नया प्रॉमिस कर दिया, तो अब भले ही उसके बदले कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन दिस विल बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। सो आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर कि एग्रीमेंट टू पे अ टाइम बार डेट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, भले ही वहां कोई कंसिडरेशन मौजूद नहीं है। अब यहां देखो लिखा हुआ है टाइम बार डेट क्या होता है, ऐसा डेट जो इररिकवरेबल हो गया ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम अंडर इंडियन लिमिटेशन एक्ट। इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अंदर लैप्स ऑफ टाइम यानी टाइम खत्म हो जाने की वजह से, 3 साल खत्म हो जाने की वजह से कोई डेट इररिकवरेबल हो जाता है, जिसको आप अब रिकवर नहीं कर सकते, तो वो बन जाता है आपका टाइम बार डेट। लेकिन मैडम ये जो अमित जी प्रॉमिस देंगे ना, ये मुझे उनसे लिखित में लेना पड़ेगा। ये जो प्रॉमिस है ये लिखित में होना चाहिए, यानी राइटिंग में होना चाहिए, और उसमें अमित जी का साइन होना चाहिए। जो डेटर है जिसको पैसे देने हैं उसका साइन होना चाहिए, इट शुड बी साइन बाय डेटर, या फिर अमित जी का जो पीए होगा, एजेंट होगा, उसका, या तो अमित जी का साइन होना चाहिए या तो अमित जी के एजेंट का साइन होना चाहिए। तो क्या एग्रीमेंट टू पे टाइम बार डेट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ है, लेकिन 2 कंडीशन है कि वो रिटर्न में होना चाहिए और साइन होना चाहिए बाय द डेटर और हिज ऑथराइज्ड एजेंट। लास्ट के 2 पॉइंट्स बचे हमारे, वन इज कंप्लीटेड गिफ्ट। कंप्लीटेड गिफ्ट यानी मान के चलो अमित जी का फिर से एग्जांपल लेते हैं। अमित जी अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम गिफ्ट कर रहे हैं, अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम गिफ्ट कर रहे हैं। तो अमित जी ने प्रॉमिस कर दिया कि चलो मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुमको गिफ्ट कर दूंगा, और बाद में मुकर गए, तो बेटा बोलेगा मैं जा रहा हूँ कोर्ट में केस करने, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था और अब आप नहीं दे रहे हो। तो अमित जी बोलेंगे नहीं, ये तो वो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं था, क्योंकि मैंने ना तुमको सिर्फ गिफ्ट देने का वादा किया था, तुम मुझे बदले में कुछ थोड़ी दे रहे थे, तो तुम तो मुझे कंसिडरेशन दे ही नहीं रहे थे, और अगर तुम कंसिडरेशन नहीं दे रहे थे तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। तो अभिषेक बच्चन बोलेगा इधर आओ इधर आओ, मारेगा नहीं, बाप है ना, ठीक है, बस बोलेगा इधर आओ इधर आओ, और बोलेंगे कि क्या बोलेगा अभिषेक बच्चन बोलेगा कि मेरे को पता था आप यही बोलोगे, इसीलिए ना मैंने जो आपने प्रॉमिस किया था ना, जो आपने गिफ्ट दिया था ना, उसको मैंने लिखित में रिटर्न और रजिस्टर करा लिया था, और इस केस में भले ही कंसिडरेशन नहीं भी होता है ना, तो भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है और वो गिफ्ट रिटर्न रजिस्टर्ड है, तो गिफ्ट के बदले अगर उसको कोई कंसिडरेशन ना मिले, देन ऑल्सो दिस इज अ वैलिड कंसिडरेशन। आई होप एवरीबॉडी इज क्रिस्टल क्लियर। तो अगर कोई कंप्लीटेड गिफ्ट देता है तो उस केस में बदले में कुछ कंसिडरेशन मिलना जरूरी नहीं है, अगर कोई कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, प्रोवाइडेड एक कंडीशन है कि दैट गिफ्ट शुड बी रिटर्न एंड रजिस्टर्ड। लास्ट पॉइंट इज एग्रीमेंट ऑफ एजेंसी बेलमेंट गारंटी। देखो अब एजेंसी बेलमेंट गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जो एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बेलमेंट के होते हैं, गारंटी के होते हैं, इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर कंसिडरेशन नहीं होता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। तो यहां कंप्लीट हो गया हमारा एक्सेप्शंस ऑफ द जनरल रूल, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट।
देयर आर 5 एक्सेप्शंस। इन पांचों केसेस में अगर कंसिडरेशन नहीं भी होता है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। कौन कौन सा? फर्स्ट थिंग इज नेचुरल लव एंड अफेक्शन, बट नियर रिलेशन होना चाहिए, रिटन एंड रजिस्टर्ड होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, अग्रीमेंट टू पे एनी पास्ट वॉलंटरी सर्विस। थर्ड पॉइंट, promise to pay a time bar debt, but it should be written and signed by the debtor or his agent. Fourth point, completed gifts, but it should be written and registered. कंप्लीटेड गिफ्ट्स का क्या मतलब है? यहाँ कंप्लीटेड का मतलब वही है, कंप्लीटेड मतलब वो गिफ्ट रिटन एंड रजिस्टर होना चाहिए, तभी उसको कंप्लीटेड गिफ्ट बोलेंगे। लास्ट पॉइंट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, एजेंसी एंड गारंटी। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। यहाँ हम लोग हमारा बहुत ही डिटेल में कंप्लीट करते हैं कंसिडरेशन वाला टॉपिक। हाँ अंजलि बोलो। मैम बेलमेंट क्या होता है? बेलमेंट हम लोग पढ़ेंगे आगे, जब मैं आपको एजेंसी पढ़ाऊंगी ना। वैसे तो बेलमेंट आपके टॉपिक में है नहीं, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। जैसे एक शॉर्ट एग्जांपल के लिए अभी मैं बता देती हूँ। मान के चलो आपकी कोई पड़ोसी है, आपके पड़ोस में रहती है कौन? रानी मुखर्जी। रानी मुखर्जी का एक पेट डॉग था, और रानी मुखर्जी कहीं आउट ऑफ स्टेशन जा रही थी शूटिंग वूटिंग के लिए, तो उन्होंने आपको बोला कि सिद्धि एक काम करोगी क्या, मैं ना बाहर जा रही हूँ 2 दिन के लिए, क्या तुम 2 दिन के लिए मेरा कुत्ता संभाल लोगी, मेरे कुत्ते का देखभाल कर लोगी? तो तुमने बोला हाँ। तो यहाँ पर क्या होता है, तुम्हारे पोजीशन में जब किसी और की प्रॉपर्टी आती है, किसी और का कोई सामान या कोई चीज आता है, तो इन दैट केस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसके सामान को सही तरीके से संभाल के रखो जब तक आप उसको वापस नहीं कर देते हो। ये कॉन्ट्रैक्ट, इसको हम बोलते हैं बेलमेंट, ठीक है। वैसे तो बेलमेंट आपके टॉपिक में है नहीं, बट जब अपन एजेंसी पढ़ेंगे तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में बता दूंगी। आपके टॉपिक में बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। मैम हाँ हाँ जी। मैम एक्सेप्शंस के फर्स्ट पॉइंट में नियर रिलेशन कुछ भी हो सकता है? एक्सेप्शन की फर्स्ट पॉइंट में नियर रिलेशन, देखो नियर रिलेशन मतलब ऐसा कुछ डिफाइन नहीं किया, बस ऐसा बोल दिया नियर रिलेशन होना चाहिए। तो नियर रिलेशन कैसा भी हो, सामने वाले को समझ में आना चाहिए कि हाँ इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ रिश्ता था। कैसा भी हो, क्लोज रिलेटिव्स होने चाहिए बेसिकली, या क्लोज दोस्त यार होंगे तो भी चलेगा। कुछ ना कुछ उनके बीच में आपसी जान पहचान होनी चाहिए, वो लोग एक दूसरे को अच्छे से जानने चाहिए। नियर रिलेशन होना चाहिए। दिस डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स ऑफ द केस, डिपेंड्स ऑन केस टू केस। ओके ओके ठीक है। तो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन का ये जो डेफिनेशन था, एक बार हम इसको फिर से पढ़ लेते हैं। अब आपको कंसिडरेशन का डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला कंसिडरेशन डिफाइंड है 2D में। कंसिडरेशन क्या होता है? व्हेन एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। आपको पता है कंसिडरेशन हमेशा प्रोमिसर के डिजायर से मूव करता है। नेक्स्ट, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। क्यों? क्योंकि कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब कंसिडरेशन प्रोमिसी भी दे सकता है या एनी अदर पर्सन भी दे सकता है। अब क्या प्रोमिसी करता क्या है? या तो कुछ एक्ट करता है या तो एब्सटिनेंस करता है, और वो भी पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। तो उसी को मैंने 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। कंसिडरेशन कैन बी द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन has done or abstained from doing, this is past consideration. Does or abstains from doing, this is present consideration. Promises to do or to abstain from doing, this is future consideration. Anything, और वो जो काम करने और ना करने की बात करता है वही है कंसिडरेशन। तो सच एक्ट और एब्सटिनेंस और प्रॉमिस इज द कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। कंसिडरेशन वाला चैप्टर बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ के आप लोग को क्रिस्टल क्लियर हो गया है, और आप लोग इतना समझ के पढ़े हैं तो आई कैन गारंटी यू, अगर आप इसको प्रॉपर रिवाइज करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे, जो मैंने नोट्स भेजा है, इनफैक्ट आई वुड से कि अगर आप इसको इस नोट से पढ़ लेते हैं तो आपको बुक छूने की भी जरूरत नहीं है। बुक छूने की जरूरत नहीं है अगर आप इस नोट से पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इस नोट्स में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारा चीज मैंने कवर किया है जो आपके बुक में है। और आप एग्जाम के टाइम रिवीजन करने के लिए आपको टाइम भी नहीं रहेगा, आपको बुक देखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नोट्स में मैंने सब कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से चार्ट्स के फॉर्म में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सारे पॉइंट्स कवर कर रखे हैं। सो इनफैक्ट अगर आप बुक में आ जाओ तो ये जो कंसिडरेशन वाला पॉइंट है इसको पूरा काट दो। ये कंसिडरेशन वाला, ये प्रिविटी टू कॉन्ट्रैक्ट, और ये वाला पार्ट और यहां तक, इसको आप पूरा काट सकते हैं। क्यों? क्योंकि आई गारंटी हूँ इसमें एक एक लाइन जो लिखी है, एक एक पॉइंट जो लिखा है, वो पूरा पॉइंट हमने इस नोट्स में कवर कर लिया, और वो सारे पॉइंट्स हमने पढ़ चुके हैं। एक ही चीज को 2 जगह से पढ़ के कोई मतलब नहीं है, इट विल बी योर वेस्ट ऑफ टाइम।
और आप लोग का टाइम सेव करने के लिए आई एम सेइंग कि आप लोग इस टॉपिक को मॉड्यूल से मत पढ़ो, मेरे नोट से पढ़ो, ठीक है। सेम चीजें लिखी हुई है बोरिंग तरीके से पैराग्राफ्स के फॉर्म में, और मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए। तो अगर आप ये नोट्स पढ़ लेते हो दैट इज मोर इनफ, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, समझ गए आप लोग। अब 5 मिनट बचा है तो मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ नेक्स्ट टॉपिक का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हम पढ़ रहे हैं एक अग्रीमेंट में क्या क्या होना चाहिए। हमने ऑफर को डिटेल में पढ़ लिया, एक्सेप्टेंस को डिटेल में पढ़ लिया, हमने कंसिडरेशन को डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट थिंग इज, आपको पता है कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, ICLR। ICLR यानी वेरी गुड, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना चाहिए। अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं है तो कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये तो आपको पहले ही पता है। और आपको एक बात पता है मैम, कि जो ऑफर करता है और जो एक्सेप्ट करता है दोनों ही इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन के साथ होने चाहिए। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बोथ शुड बी मेड विद द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और आपको एक बात पता है मैडम क्या, कि जनरली हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में जनरली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होता है, जैसे बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर वाला एग्जांपल। लेकिन अगर आप अलग से प्रूफ कर देते हैं, आप प्रूफ कर देते हैं कि नहीं, भले हम डोमेस्टिक अग्रीमेंट है, भले मियां बीवी के बीच में अग्रीमेंट है, लेकिन आप अगर उसको लिखित में प्रूफ के साथ पेश कर देते हैं कोर्ट में कि नहीं मैं प्रूफ कर सकती हूं कि यहां इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था, तो उस केस में मान लिया जाएगा, सिर्फ अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो। और अगर आप प्रूफ नहीं कर पाते तो जनरली इट इज प्रिज्यूम्ड कि सोशल और डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स में देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। और जो बिजनेस ट्रांजेक्शंस होते हैं, बिजनेस एंड कमर्शियल ट्रांजेक्शंस होते हैं, वहां जनरली अज्यूम किया जाता है कि देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड। मतलब अगर आपने प्रूफ कर दिया कि यहां इंटेंशन था या यहां इंटेंशन नहीं था, आपके पास प्रूफ है, एविडेंस है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आई? और जब कोर्ट ये देखता है, कोर्ट के ऊपर बात आती है, जब कोर्ट ये चीज चेक करता है कि इंटेंशन था कि नहीं था, तो कोर्ट पार्टीज का कंडक्ट देखता है। कंडक्ट यानी उनकी एक्टिविटीज, वो क्या क्या एक्ट किए हैं, उनकी मेंटल इंटेंशन नहीं देखता है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि कोर्ट वो एक्ट और सिचुएशन को देख के समझेगा, और कोर्ट फिर फाइनल डिसाइड करेगा उस सिचुएशन को देख करके कि क्या यहाँ इंटेंशन था कि नहीं था। तो टू चेक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, कोर्ट विल लुक इनटू द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज एंड नॉट देयर मेंटल इंटेंशन। कंडक्ट यानी एक्ट ऑफ द पार्टीज देखेगा, उनका मेंटल इंटेंशन नहीं देखेगा। और जनरली आपको पता है कि सोशल डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स में generally there is no intention to create legal relationship and that is why they are not a valid contract। तो यहाँ हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो जाता है which is intention to create legal relationship। और अगर आप ये पढ़ लिए हैं तो फिर इस पैराग्राफ को काट दीजिए, या intention to create legal relationship को काट दीजिए। उसी एक ही चीज को 4 बार लिखा हुआ है, जिसको मैंने यहाँ चार्ट के फॉर्म में आपको की पॉइंट्स उसके निकाल करके अच्छे से बता दिया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 5, कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अब आप लोग बोलोगे मैम टाइम हो गया है, 5 मिनट रुक जाओ। रुक सकते हो क्या, कि दिमाग की दही हो गया है? रुक सकते हैं मैम। रुक सकते, दिमाग की दही तो नहीं हो गया है ना? नो मैम। सबको ही, एवरीबॉडी? नो मैम। नहीं होता है मैम आपकी क्लास में। नहीं होता बिल्कुल है, नहीं। नहीं होता है। अच्छा ठीक है, ठीक है। तो मैं एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ाऊंगी 5 मिनट में। यहाँ है हमारा नेक्स्ट थिंग इज कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। याद है जब हम सेक्शन 10 के 10 कंडीशंस पढ़ रहे थे, कहाँ गया, बहुत ही ऊपर चला गया, ये रहा। सेक्शन 10 के जब हम एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये 10 चीजें मौजूद होनी चाहिए, जिसमें से एक था ऑफर एक्सेप्टेंस, जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। उसके बाद था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, जिसको हमने डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट लॉफुल कंसिडरेशन, इसको भी डिटेल में पढ़ लिया। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 5 विच इज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आप लोग को बताया था पार्टीज कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, अदरवाइज वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब ऐसे ऐसे कौन कौन से पार्टीज है जिनको कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है, ये दिया हुआ है मैम सेक्शन 11 में। कौन से सेक्शन में? सेक्शन 11, कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है सेक्शन 11 में। और 3 तरह के लोगों को कोर्ट ने बोला है कि ये लोग कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है।
जनरली ऐसे लोग जिनके पास बुद्धि नहीं होती है, जिनके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, जो कॉन्ट्रैक्ट को समझने की उतनी मैच्योरिटी नहीं है उनके अंदर, उनको हम बोलते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी मैच्योर नहीं हुए हो, आपके पास सोचने समझने की वो बुद्धि नहीं आई है। तो यहाँ पर वही बात बोला गया है कि पर्सन इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट कौन है, मतलब ऐसे कौन लोग हैं जो इनकेपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐसे लोग हु डज नॉट हैव मैच्योर माइंड, जिनका माइंड अभी मैच्योर नहीं हुआ है, जो अभी बच्चे हैं, एंड कैन नॉट अंडरस्टैंड द लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे लोग जो अभी बच्चे हैं, जिनका माइंड अभी मैच्योर नहीं हुआ है, जो अभी कॉन्ट्रैक्ट को सही तरीके से समझ नहीं सकते, वो लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कभी भी नहीं कर सकते। अब ऐसे कौन लोग हैं मैम? सबसे पहला तो आपको पता है माइनर। माइनर मतलब छोटा बच्चा, जान के हमको नहीं 18 से ना below। कोई आंख दिखाना रे, वेरी गुड अंजलि। 18 बिलो, 18 बिलो यानी कोई 18 साल से छोटा बच्चा है, तो दैट इज माइनर, और एक माइनर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। अब ये कहाँ लिखा हुआ है मैम? ये लिखा हुआ है इंडियन मेजोरिटी एक्ट में, एक अलग से कानून बना गया है जिसका नाम है इंडियन मेजोरिटी एक्ट। वहां डिफाइन करता है कि हमारी लीगल एज मेजर होने की क्या होगी, एंड लीगल एज इज 18। जैसे ही आपका 18th बर्थडे आता है ना, जैसे ही आपका 18 बर्थडे आता है ना, 18th बर्थडे, आप बन जाते हैं मेजर। फिर करना पार्टी, ये मैं मेजर हो गया, मैं मेजर हो गई, ठीक है। और 18 बर्थडे से पहले, 18वां बर्थडे से पहले आप होते हैं माइनर। तो माइनर वाला पॉइंट तो क्रिस्टल क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी किसका हुआ है? उसका, यानी कि पागल है वो, लूनेटिक है, इडियट है। तो अब ऐसे बताओ, जो पागल है, अगर किसी को पागल कुत्ते ने काट लिया, मशहूर गुलाटी का एग्जांपल दिया था मैंने, मशहूर गुलाटी को पागल कुत्ते ने काट लिया और वो पागल हो गया, तो मशहूर गुलाटी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो तो पागल है, उसके पास तो सोचने समझने की बुद्धि नहीं है। तो एनी पर्सन हु इज ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड यानी उसका माइंड खराब है, उसका माइंड साउंड नहीं है। कौन कौन लोग होते हैं? इडियट लोग होते हैं, लुनैटिक लोग होते हैं, ड्रंकार्ड, ड्रंकार्ड यानी जो होश में नहीं रहता है पी के। शराबी। हाँ, शराबी। वो एक गाना था ना, मैं शराबी शराबी ऐसे कुछ था। हाँ कुछ तो भी था, अमिताभ बच्चन का ही गाना था शायद। आप बोलोगे मैम आप घूम फिर के ना मूवी और गाने पे आ जाते हो और हीरो हीरोइन पे आ जाते हो। हाँ ठीक है। तो देखो, एक छोटी सी बात है यहाँ, जो शराबी लोग होते हैं, वो पी के टून है, उनको क्या कुछ सोचने समझने की बुद्धि होती है क्या? नहीं, उनको तो दिमाग में कुछ भी चलता है, उनका दिमाग उस समय स्टेबल नहीं रहता है। तो क्या वो लोग जब नशे में रहते तब वो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। क्या लुनैटिक इडियट लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ठीक है, तो यही छोटी सी बात हो गई। लेकिन जो लुनैटिक लोग रहते हैं ना, वो कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी वो लोग पागल होते हैं और कभी कभी वो लोग नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब अगर कोई ऐसा लुनैटिक है जो कभी नॉर्मल रहता है, कभी कभी पागल हो जाता है, होते हैं ऐसे लोग, हाँ होते हैं। तो जिस समय वो पागल है, जिस समय उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जिस समय वो स्टेबल माइंड में, जिस समय वो सही माइंड पे है, उसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल, तो उस समय वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। सेकेंडली, अगर ड्रंकार्ड की बात करें, ड्रंकार्ड यानी वो जो पी के टून रहते हैं, तो अगर ड्रंकार्ड की बात करें तो ड्रंकार्ड जब नशे में होता है तब उसके पास सोचने समझने की बुद्धि नहीं होती है, तो जब वो हाई रहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जब वो नॉर्मल रहता है, नॉर्मल यानी नहीं पिया हुआ है, वो अभी होशो आवाज में अपने, तो जब वो अपने होशो आवाज में रहता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। समझ में आया? समझ में आया? यस यस मैम। मैम। ओके तो यहाँ पर देखो मैंने वही लिखा है कि नॉर्मली इडियट, लुनैटिक, ड्रंकार्ड, ये लोग अनसाउंड माइंड के होते हैं, इन लोग का माइंड स्टेबल नहीं होता है, इसीलिए ये लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। लेकिन जब ये लोग सेन माइंड के हैं, यानी जब इन लोग का ल्यूसिड इंटरवल आता है, यानी ऐसा समय जब इनका माइंड सही से काम करता है, उस समय ये लोग कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। तो बट ही कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। जब वो साउंड माइंड का रहता है, मतलब ड्यूरिंग लूसिड इंटरवल, जब वो साउंड माइंड के रहते हैं उसको बोलते हैं ल्यूसिड इंटरवल। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। अब एक छोटी Yes, सी बात ma'am. है, एक छोटी सी बात है कि अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर और अनसाउंड माइंड कैन बी एनफोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर इन लोगों का फायदा हो रहा है ना किसी चीज में, तो उसको बराबर ये लोग एनफोर्स करा सकते हैं। मतलब एक 18 साल का छोटा बच्चा है, ऐसे तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जिसमें उसका फायदा ही फायदा हो रहा है, जा कुछ नहीं रहा है,
सिर्फ फायदा ही फायदा हो रहा है, तो वो उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है। ये तो नाइंसाफी हुई मैडम, नाइंसाफी नहीं, यही लॉ है, यही कानून है, यही सब कुछ है। तो अगर कोई अनसाउंड माइंड है, नॉर्मली तो वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जो सिर्फ उसके फायदे के लिए हुआ है, सिर्फ उसको बेनिफिट मिल रहा है, तो वो बेनिफिट वो उठा सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट का, उस बेनिफिट को पाने के लिए वो उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकता है। तो जनरल रूल इसकी, ये लोग तो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकते, लेकिन अगर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में इनको बेनिफिट मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, तो वो फायदा ये लोग खा सकते हैं, वो फायदा ये लोग उठा सकते हैं। समझ में आया? तो यस यहाँ मैम। लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर और अनसाउंड माइंड कैन बी एनफोर्स्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ। मतलब सिद्धि बोल रही, रिपीट, देखो अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा होता है जिसमें इन लोग को बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट यानी कुछ फायदा मिल रहा है, तो सिर्फ उस फायदे वाले पार्ट के लिए ये लोग उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करा सकते हैं, यानी अपना फायदा ले सकते हैं, इनका कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर नुकसान हो रहा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं हो रहा, फायदा हो रहा है तो वो वैलिड होगा। फायदा हो रहा है तो इसको ये लोग कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं, मतलब अगर उनके बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है कि इनके माइनर और अनसाउंड माइंड के लिए, तो उसको ये लोग कोर्ट में एनफोर्स करा सकते हैं। लास्ट पॉइंट इज, ऐसा कोई भी पर्सन जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, लॉ बोलता है, कानून बोलता है कि आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, तब आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते। और ऐसे कौन कौन लोग हैं जिसको कानून ने डिस्क्वालीफाई किया है? पहले है एलियन एनिमी। एलियन वो जादू वाला है क्या? जादू, टो 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 टो। फॉरेनर। हाँ, वेरी गुड। ये एलियन एनिमी, एलियन मतलब ये कोई मिल गया वाला वो जादू नहीं है। एलियन मतलब फॉरेनर जो होता है ना, उसको हम चाइना। बोलते हैं एलियन। और एनिमी मतलब दुश्मन। मतलब अगर किसी दो कंट्री के बीच में वॉर चल रहा है, जैसे मान के चलो इंडिया का चाइना के साथ वॉर हो गया, और इंडिया और चाइना एकदम वॉर में भिड़ गए, तो इंडियन वालों के लिए चाइना वाले बन जाएंगे एलियन एनिमी, फॉरेनर दुश्मन। तो अब अगर वॉर चल रहा है दो कंट्री के बीच में, अगर इंडिया और चाइना के बीच में वॉर चल रहा है, तो इंडिया वाले चाइना वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, एलियन एनिमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। दूसरा, इंसॉल्वेंट, यानी कोई बंदे का दिवालिया निकल गया, 11th-12th में पढ़े होगे इंसॉल्वेंट मतलब अकाउंट्स में, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल गया, उसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, उसके जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं है, इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल गया, तो आप ऐसे इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक इंसॉल्वेंट इंसान कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, ही इज डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। नेक्स्ट इज कन्विक्टेड ड्यूरिंग इम्प्रिजनमेंट, ऐसा बंदा जिसको जेल हो रखी है, इम्प्रिजनमेंट यानी जेल। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, सल्लू भाई गाड़ी से जा रहे थे फुटपाथ में और उन्होंने लोगों के ऊपर गाड़ी चला दी, तो उनको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। अब सल्लू भाई जेल के अंदर बंद है ना, पता है वो डिस्क्वालीफाई हो गया, अब वो किसी से भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर ही नहीं सकते, ही इज नॉट केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर सल्लू भाई किसी से कॉन्ट्रैक्ट करते भी है ना, तो दैट इज नल एंड वॉइड। व्हाई? बिकॉज ही इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, क्योंकि अगर कोई बंदा जेल में होता है ना, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता जब तक वो जेल के अंदर है। तो यहां कंप्लीट होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, विच इज कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और कैपेसिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मैंने ये पढ़ाया कि कुछ लोग इनकेपेबल होते हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। वो कौन लोग हैं? पहला माइनर बिलो 18, दूसरा अनसाउंड माइंड जैसे कि इडियट, लुनैटिक, ड्रंकार्ड, और तीसरा है पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ। और कौन कौन पर्सन डिस्क्वालीफाइड होते हैं? एलियन एनिमी, जेल वाले लोग जो जेल में हैं, इंसॉल्वेंट लोग यानी जिनका दिवालिया निकल गया। आई होप एवरीबडी इज क्रिस्टल क्लियर। क्रिस्टल क्लियर? मैम हाँ जी, बोलिए। यस। मैम अगर कोई जेल से बेल पर बाहर है तो वो कर सकते हैं? नहीं, बेल पे बाहर है तो जैसे जो संजय दत्त को जेल हुई थी तो वो बीच में बेल से बाहर आए थे, आई गेस बेल से बाहर आए हैं तो आप शायद कर सकते हैं। आई नीड टू चेक दिस वंस, इतना डिटेल में आप लोग के सिलेबस में है नहीं, एक बार मैं इसको चेक करके कंफर्म बताऊंगी, शायद कर सकते हैं। आई नीड टू चेक दिस वंस। ओके। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, यहाँ हमारा कंप्लीट होता है बहुत सारा टॉपिक। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्री कॉन्सेंट, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये फ्री कॉन्सेंट में ना, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। आज का टॉपिक थोड़ा लड्डू टॉपिक था, कल का थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। तो कल सारे लोग टाइम से आएंगे, एग्जैक्ट 4:30, डॉट 4:30, 1 मिनट भी लेट नहीं। तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं यहाँ पढ़ाना चाह रही हूँ। अगर इसके बाद भी किसी को कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो, आई श्योरली ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। इसके साथ दिस इज इशिका अग्रवाल साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।